क्या आपको पता है हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को कैप्चर करते हैं जो वी कैन सी एंड एक्सेप्ट लॉजिकली। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड भी बोल सकते हैं। ये पार्ट आपके विल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करता है। और दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी हैबिट, बिलीफ, इमोशन, वैल्यूज, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है। ह्यूमन माइंड के 90% सबकॉन्शियस माइंड है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉन्शियस माइंड लॉजिकल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करके भी सबकॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना कम पावरफुल है। सो नेचुरली अगर कोई एक इंसान की सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो एक सिंगल ह्यूमन बीइंग नहीं, पूरा कम्युनिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करके सदियों से हमारे ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। एंड यू नो हाउ? यू कांट इमेजिन। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के जरिए कोका कोला से लेके अमेज़न तक, फेसबुक से लेके डिज्नी तक, दे आर इन्फ्लुएंसिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू सब्लिमिनल मैसेज। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज सब्लिमिनल मैसेज? साइकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है। इजीली बोला जाए, दीज आर सम ट्रिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग थ्रू सम स्पेसिफिक सिंबल जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं या हिडन रहते हैं। दैट मीन्स कॉन्शियस माइंड इसको कैप्चर नहीं कर पाता। देन क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम लोग इग्नोर करते हैं या फिर देख नहीं पाते हैं तो ये मैसेज इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? यहीं पे ट्विस्ट है। सिंबलिज्म डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे ही करते हैं। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या वीडियो बार बार आपके आंखों के सामने चलते रहे तो उसका सब्लिमिनल सिंबल आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। वैसे ही वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा डायरेक्टर है जो सब्लिमिनल मैसेज को यूज करने का महारथी हासिल किया है, स्टैनली कुब्रिक। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी मूवीज बनाए हैं उनमें से द शाइनिंग मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट। इस मूवी से कुब्रिक सिर्फ डराने की कोशिश नहीं किया है, हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म असर देने का भी कोशिश किया है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में, लेकिन शुरू करने से पहले शाइनी यूनिवर्स का बेसिकली दो मूवीज है। पहला है 1980 पे रिलीज हुई द शाइनिंग एंड सेकंड है 2019 में रिलीज हुई डॉक्टर स्लीप। दोनों मूवी फेमस अमेरिकन ऑथर स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई सेम नेम की फेमस नॉवेल के ऊपर आधारित है। पहला मूवी स्टैनली कुब्रिक के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड मूवी बनाने के बहुत पहले कुब्रिक इस दुनिया से चल बसे थे, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। कुब्रिक के बाकी सारे मूवीज और उनके लाइफ को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट होगी। आज पहले बात करते हैं द शाइनिंग की प्लॉट को लेके। मूवी के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जैक टॉरेंस नाम की एक राइटर को, जो कोई ओवरलुक होटल की केयरटेकर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए उसी होटल के मैनेजर के केबिन पे आते हैं। ओवरलुक होटल थी रॉकी माउंटेन के ऊपर, जो सालों में कुछ महीने स्नोफॉल के लिए बंद रहता है। और इस दौरान होटल की केयर टेकिंग के लिए जैक टॉरेंस ने अप्लाई किया था। इस वैकेंसी में कंडीशन ये था कि एप्लीकेंट अपने फैमिली को लेके रह पाएंगे और उनके खाने पीने का सारा सामान स्टोर रूम में मौजूद रहेगा। ऐसे पिक्यूलियर जॉब में जैक का इंटरेस्ट मेनली दो रीजन के लिए था। एक्चुअली स्नोफॉलिंग के टाइम पे अकेले रहने से जैक की नोवेल लिखने में आसानी होगी और उनके फैमिली को भी एक आउटिंग मिल जाएगा। ये सुन के मैनेजर उनको एक बात बोलता है जो कि काफी मिस्टीरियस था। पिछले साल उस पोस्ट में जो बंदा था वो अपनी पूरा फैमिली को मार के खुद सुसाइड कर लिया था। लेकिन ऐसा क्रीपी इंसिडेंट सुन के भी जैक इग्नोर करता है और जॉब में ज्वाइन कर लेता है। इस सीन के बाद हम लोग जैक की फैमिली को देख पाते हैं।
जिनमें थे उनकी वाइफ विंडी और उनके बेटे डैनी। डैनी विंडी को पहले से ही जैक की नौकरी मिलने की खुशखबरी दे दी थी, जो कि उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड टॉनी उसको बोला था। अपने बेटे की इमेजिनरी फ्रेंड को लेकर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के दौरान हमें ये पता चलता है कि जैक इज रिकवरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, जिसके चलते डैनी को उसने एक बार इंजर्ड किया था व्हेन ही वाज ड्रंकन। खैर, अपनी पूरा फैमिली को लेके जैक ओवरलुक होटल में शिफ्ट करते हैं और उस नौकरी में ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल विंडी और डैनी उस होटल की हेड शेफ डिक हैलोरेन से मिलता है, जो उन दोनों को स्टोर रूम और किचन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। इसी दौरान डिक थ्रू टेलीपैथी डैनी को आइसक्रीम ऑफर करता है। बाद में डिक रिवील करते हैं डिक एंड उसकी ग्रैंडमदर कैन टॉक थ्रू टेलीपैथी एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड शाइनिंग, और ये एबिलिटी डैनी के पास भी है। और सबसे बड़ी बात, उस होटल का कुछ पास्ट है जो रूम नंबर 237 से जुड़ा हुआ है। सो डिक उसे उस रूम से दूर रहने को भी बोलता है। कुछ दिन गुजरने के बाद बाहर का मौसम खराब होने लगा। होटल पूरा खाली हो गया था। विंडी और डैनी होटल में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैक कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। वो फैमिली से दूर रह के अपना नॉवेल लिखने में हर वक्त बिजी रहते थे और टाइपिंग के टाइम किसी को भी उनके पास जाने का परमिशन नहीं था। एक दिन होटल के बाहर जो हेज मैच या भूल भुलैया थे, वहाँ डैनी और विंडी खेल रहे थे और होटल के अंदर से जैक बहुत ही अजीब तरीके से उन दोनों को देख रहा था। उनकी हैवानियत मानो क्लियरली उनकी आंखों से झलक रहा था। दिन ब दिन जैक का हालत बिगड़ता जा रहा था और मौसम बहुत ही खराब रहने के कारण सारे फोन लाइन डेड हो चुके थे। सिर्फ मैनेजर के रूम पे रेडियो सिग्नल ओपन था, जो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ऑपरेटर से कनेक्टेड था। सिर्फ विंडी को ही ये बात पता थी। इधर डैनी को कभी कभी दो ट्विन सिस्टर का विजन आने लगता है, जो उसे अपने साथ खेलने के लिए भी बुलाती थी। एक दिन खेल खेल में डैनी रूम नंबर 237 के सामने चले आते हैं। रूम अनलॉक थी। डैनी रूम के अंदर घुसता है और ठीक उसी टाइम अचानक जैक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। विंडी दौड़ के जैक के पास जाता है। जैक विंडी को बोलता है कि उसे नाइटमेयर आया था that he is killing विंडी एंड डैनी। तभी सडनली डैनी सामने आ जाता है और विंडी देख पाते हैं डैनी बुरे तरीके से घायल है और वो ट्रॉमेटाइज्ड था। होटल पे और किसी का ना होना और डैनी को कुछ साल पहले जैक के द्वारा की गई एब्यूज, दोनों लॉजिक के सहारे विंडी को ये लगता है कि एक्चुअली डैनी वाज अब्यूज्ड अगेन बाय जैक, पर जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस इंसिडेंट के बाद जैक उस होटल के गोल्ड रूम में जाते हैं, जहाँ पे उसे लॉयड नाम का कोई बारटेंडर का विजन आता है और जैक उसे अपने मैरिज लाइफ के डिप्रेशन को लेके बोलता है। खैर, विंडी के साथ बात करके जैक जान पाते हैं डैनी को रूम 237 में कोई क्रेजी विमेन मिला था। इस इंसिडेंट का तहकीकात करने के लिए जैक वो रूम 237 में जाते हैं, जहां उसे एक डेड विमेन की घोस्ट अटैक करते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये था कि जैक इस बारे में विंडी को कुछ भी नहीं बोलता है। मीनवाइल डैनी टेलीपैथी के जरिए डिक के साथ संपर्क करता है और बोलता है दे आर गोइंग थ्रू सम क्रीपी एक्सपीरियंस। जैक फिर से उस गोल्ड रूम में जाते हैं और इस टाइम उसे एक पार्टी का विजन आते हैं। गोल्ड रूम पे जैक को कोई डेल्बर्ट ग्रैंडी नाम का एक वेटर का विजन आता है। एक्चुअली डेल्बर्ट जैक के पहले इस होटल का केयरटेकर था, जिसका जिक्र पहले ही मैनेजर ने किया था। जी हाँ, डेल्बर्ट वही था जो 1 साल पहले अपनी पूरा फैमिली को मार के खुद सुसाइड किया था। डेल्बर्ट जैक को डैनी की टेलीपैथी के बारे में इन्फॉर्म करता है और अपने वाइफ और बेटी को सबक सिखाने के लिए उकसाता है। इसके बाद जैक पागलों की तरह बिहेव करता है। वो कनेक्टिविटी का एक लौता सोर्स मतलब मैनेजर के रूम के रेडियो सिग्नल को भी तोड़ देता है
मानो he is now preparing to kill his family. Meanwhile, विंडी एक दिन जैक के नॉवेल की मैन्युस्क्रिप्ट देखने के लिए जाती है और शॉक हो जाती है। पूरा मैन्युस्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही सेंटेंस बार बार लिखा है, All works and no play makes Jack a dull boy. विंडी को समझ में आ रहा था कि इस होटल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि जैक के दिमाग के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया था। विंडी जैक को इस होटल छोड़ने के लिए बोलने से जैक विंडी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। विंडी जैक को पैंट्री रूम में लॉक कर देता है और डैनी को लेके होटल से निकल जाने की तैयारी करते हैं। रात को अचानक नींद पे चल के डैनी दरवाजे पे रेड ड्रम लिखता है और विंडी के सामने बड़ा सा खंजर लेके खड़ा होता है। उसी टाइम विंडी नींद से जाग जाती है और डैनी को इस हाल में देख के डर जाती है, लेकिन ये डरना तो सिर्फ शुरुआत है। रेड ड्रम का रिफ्लेक्शन को विंडी जब मिरर में देखता है तो उसे मर्डर दिखाई देता है। एंड एट दैट मोमेंट वो रूम की दरवाजा तोड़ने की आवाज आता है। एंड ऑब्वियसली इट वाज जैक, जिसे लॉक पैंट्री रूम से निकलने के लिए हेल्प किया था डेल्बर्ट। एक्चुअली डैनी का इमेजिनरी फ्रेंड टॉनी अपनी माँ विंडी को वर्ड करना चाह रहा था कि जैक उन सबको मर्डर करने के लिए आ रहा है। तभी विंडी और डैनी खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेते हैं। विंडी डैनी को विंडो से बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद वहां से निकल नहीं पाती। जैक बाथरूम के दरवाजे के ऊपर एक के बाद एक बार कर रहा था टू ओपन डोर एंड किल हिज वाइफ। एंड उस टाइम उसे अचानक एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जैक डिस्टर्ब होके लॉबी में आ जाता है। लॉबी में उसे डिक मिलता है, जिसे जैक बेरहमी से मार देता है। जैक के इस हैवानियत को देख के डैनी बहुत ही डर जाता है और होटल से बाहर निकल जाता है। जैक उसका पीछा करते हैं और वो भूल-भुलैया के अंदर चले जाते हैं। डैनी जैक की आंखों में धूल झोंक के भूल-भुलैया से निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है, बट जैक को रास्ता नहीं मिलता है और उसके अंदर ही स्नोफॉल की वजह से वो मर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी है। मूवी के एंड में हम लोग देख पाते हैं मौसम ठीक होने के कारण होटल फिर से ओपन हो गया था। होटल का एक वॉल पेंटिंग के ऊपर कैमरा जूम होता है। पेंटिंग था 1921 का, जिसके सेंटर में था खुद जैक। अब आते हैं थ्योरीज पे। मूवी में जो हेज में या भूल-भुलैया में डैनी का चेजिंग और लास्ट में जैक की मौत दिखाई गई है, उसका ग्रीक माइथोलॉजी के साथ सिमिलरिटी है। ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर मिनोटॉर, जो कि हाफ बुल और हाफ ह्यूमन थे, मारा गया था ग्रीक गॉड थेसस के हाथों, और ये हुआ था एकदम सिमिलर वे में जैसे मूवी में दिखाई गई है। मूवी में नेटिव अमेरिकन के ऊपर वाइट अमेरिकन का जो टॉर्चर हुआ था, उसको भी सिंबलिज्म के जरिए दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी में ये बोला गया है, दिस होटल हैज बीन बिल्ड ऑन नेटिव इंडियन ग्रेवयार्ड, एंड होटल के लॉन के वॉल पे नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स के डिजाइन भरे पड़े थे। होटल पैंट्री में कैल्यूमी बेकिंग पाउडर के बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे, जिसके लेवल पे प्रोमिनेंटली एक रेड इंडियन का पिग दिखाई दे रहा था। एक्चुअली कैल्यूमी एक टाइप का ऑर्नामेंटेड टोबैको पाइप है, जो नेटिव अमेरिकन सेरेमोनिकल ओकेशन पे यूज करते थे, स्पेशली टू मेंटेन पीस। मूवी के लिफ्ट में बहता हुआ ब्लड स्ट्रीम का जो विजन दिखाई गई थी, एक्चुअली व्हाइट अमेरिकन के हाथों बेरहमी से खून हुई सारे नेटिव अमेरिकन के ब्लड को सिंबलाइज करते हैं। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है द नंबर 42 थ्योरी।
मूवी में 42 बहुत सारी जगह पे दिखाई गई है। टोटल 42 नंबर्स ऑफ कार्स होटल के पार्किंग लॉट में थे। डैनी के टी शर्ट में लिखा हुआ था द 42 और डिक हैलोरेन जो रेंटल कार लेके जैक के फैमिली को बचाने के लिए आए थे, उस कार के नंबर का एन भी हुआ था 42 में। मूवी के बीच में दिखाई गई एक सीन पे विंडी और डैनी होटल में द फेमस हॉलीवुड मूवी द समर ऑफ 42 देख रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली सच ये है कि द टेलीविजन वॉज नॉट इवन प्लग्ड इनटू द वॉल। सिर्फ यही नहीं, रूम का नंबर 237 को एक के साथ एक मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट विल बी 42। एक्चुअली कुब्रिक 42 नंबर के जरिए जो सबलिमिनल मैसेज देने की कोशिश किया है वो रिलेट होता है 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूज के ऊपर हुई नाजी एक्सटर्मिनेशन, जिसका कोड वर्ड था द फाइनल सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी। मूवी में डैनी ने जो स्वेटर पहना था उसमें लिखा हुआ था अपोलो 11। मूवी में जो होटल का कारपेट दिखाई गई है, दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक द अपोलो लॉन्च पैड। एक्चुअल नोवेल पे वो मिस्टीरियस रूम का नंबर था 270, बट कुब्रिक चेंज्ड इट इन द फिल्म एज 237। 1980s के टाइम पे अर्थ टू मून डिस्टेंस वाज कंसिडर्ड एज 237,000 माइल्स। इन सारे सिंबलिज्म को जोड़ो तो जो रिजल्ट निकलता है वो है कुब्रिक वांटेड टू हाईलाइट द मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी ऑफ अपोलो मिशन बाय नासा थ्रू दिस फिल्म। और मूवी देखने के टाइम गौर करना, क्लॉक में टाइम शो कर रहा था 2:37 PM। फिफ्थ थ्योरी इज CIA माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट थ्योरी। मूवी में ऐसा बहुत सिंबलिज्म है जो ये भी सपोर्ट करता है कि जैक वाज गोइंग थ्रू माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड बाय CIA। सामने दिखाई देने वाली मूवी सीन को गौर से देखिए। बैकग्राउंड में एक आइस स्केटिंग पोस्टर है, बट ना होटल में और ना होटल के बाहर कहीं भी आइस स्केटिंग होता था। पोस्टर के नीचे में लिखा है मोनार्क, which have similarity of a CIA mind control experiment program's code name। इस प्रोग्राम का मोटो था ऐसा कुछ ड्रग और प्रोसीड्योर बनाना जो इंटेरोगेशन के दौरान सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके जो कुछ भी चाहो कन्फेस करने में मजबूर किया जा सके। केयरटेकर की जॉब बेसिकली जैक को एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना के होटल पे आइसोलेट रखने का एक प्लानिंग था, जहां उनके ऊपर वही ड्रग्स यूज किया जा सके। और जैक का कई तरह के विजन आना और कुछ नहीं हेलुसिनेशन था। धीरे धीरे वो ड्रग्स उनके दिमाग पे असर करने लगता है, जो उनको एक टाइप का पागल बना देता है। इंटरव्यू के दौरान जैक के लेफ्ट में एक बंदा बैठा था जो जैक को सिर्फ घूर रहा था, मानो ही वांटेड टू स्टडी जैक फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो दैट गाय माइट बी अ CIA एजेंट। हमारा लास्ट थ्योरी है, मूवी में लास्ट सीन में दिखाई देती है एक वॉल पेंटिंग जिसके सेंटर में थे जैक, जो 1921 मतलब 60 साल पहले खींची गई तस्वीर था। तो जाहिर है ये फोटो यही सपोर्ट करता है कि जैक का पुनर्जन्म हुआ था। नाउ ये भी थ्योरी है, शायद 1921 में बॉलरूम पे जो पार्टी चल रहा था वहाँ सब लोग कोई ट्रेजेडी में मारे गए थे। As the hotel is a hell itself, it acts like a loop। सब जो मारे गए थे सबको रिबर्थ होता है और बाय फेट इस होटल पे आते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए जैक के पहले वाला केयरटेकर जैक से पहले सुसाइड किया था, जो खुद भी उस पार्टी में मौजूद थे। और भी बहुत सारे थ्योरीज है इस मूवी में। हर एक सीन एक अलग अलग सिंबलिज्म को दर्शाता है, जो एक वीडियो में मैं बता नहीं सकती। इसका मैं सीक्वल लेके आऊंगी, जहां डॉक्टर स्लीप मूवी डिकोड के साथ साथ द शाइनिंग यूनिवर्स को लिंकिंग करूंगी और उनमें छुपी हुई ढेर सारे सबलिमिनल मैसेज को रिव्यू करूंगी, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो, जो कि मुझे इंस्पायर करेगा फॉर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़।
तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। सो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।